The Silver Screen presenting A Quiet Place। धरती पर एक ऐसी भयानक तबाही आ चुकी है जिसने पूरी इंसानियत को खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है। अचानक आए रहस्यमयी एलियन जीव दुनिया के हर कोने में फैल चुके हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि हल्की सी आवाज भी इन्हें अपने शिकार तक पहुंचा देती है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि इंसानों के लिए सांस लेना भी किसी खतरे से कम नहीं। जरा सी गलती और मौत कुछ ही सेकंड दूर होती है। इसी खौफनाक दुनिया में एबर्ट परिवार किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बोलना लगभग छोड़ दिया है और इशारों की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। घर के हर कोने को इस तरह तैयार किया गया है कि गलती से भी कोई आवाज ना हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही नियम है, अगर आवाज की तो मौत तय है। लगभग 1 साल से यह परिवार हर दिन मौत के साए में जी रहा है, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार का मुखिया ली एबर्ट अपनी बहरी बेटी रीगन के लिए लगातार ऐसा उपकरण बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसकी सुरक्षा और बेहतर हो सके। वहीं मां एवलिन हर हाल में अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रही है। इस बीच पूरा परिवार जितना हो सके सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन हर पल उन्हें इस बात का डर रहता है कि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। साथ ही वे इन रहस्यमयी जीवों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अगर इन एलियंस की कोई कमजोरी मिल जाए तो शायद एक दिन इंसान फिर से अपनी दुनिया वापस हासिल कर सके। कहानी के 89वें दिन की शुरुआत होती है। चारों तरफ बर्बादी का मंजर फैला हुआ है। सड़कें सुनसान हैं और हर जगह लापता लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे पूरी दुनिया अचानक गायब हो गई हो। इसी वीराने के बीच एबर्ट परिवार नंगे पैर बेहद सावधानी से एक खाली मेडिकल स्टोर के अंदर चलता है ताकि उनके कदमों की आवाज भी बाहर न जाए। वहां मां एवलिन अपने बीमार बेटे मार्कस के लिए दवा ढूंढती है और दवा देने के बाद अपनी बहरी बेटी रीगन को इशारों में भरोसा दिलाती है कि उसका भाई अब ठीक हो जाएगा। उधर सबसे छोटा बेटा ब्यू फर्श पर बैठकर एक रॉकेट की तस्वीर बना रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए रीगन से इशारों में कहता है कि एक दिन वे इसी रॉकेट से इस डरावनी दुनिया से दूर चले जाएंगे। तभी उसकी नजर एक खिलौना स्पेस शटल पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, खिलौना नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन रीगन फुर्ती दिखाते हुए उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। दूसरी तरफ पिता ली कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि वो अपने रेडियो को बेहतर बना सकें। साथ ही वो रीगन के सुनने वाले उपकरण के लिए भी कुछ जरूरी सामान लेते हैं। तभी एवलिन सबको इशारे से बताती है कि अंधेरा होने वाला है और अब घर लौटने का समय हो गया है। लेकिन तभी सभी की नजर ब्यू के हाथ में मौजूद उसी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस शटल पर पड़ती है। ली तुरंत उसके अंदर लगी बैटरियां निकाल देता है और इशारों में समझाता है कि यह खिलौना बहुत तेज आवाज करता है, इसलिए इसे साथ नहीं ले जाया जा सकता। हालांकि घर लौटते समय रीगन को अपने छोटे भाई पर तरस आ जाता है। वो चुपके से खिलौना उसे वापस दे देती है और ब्यू भी किसी की नजर बचाकर उसकी बैटरियां उठा लेता है। पूरा परिवार रेत से बने एक सुरक्षित रास्ते पर चुपचाप घर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी पुल पार करते समय अचानक पीछे से उसी खिलौने की तेज इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठती है। आवाज सुनते ही ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पूरी ताकत से अपने बेटे की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आवाज सुनकर एक खतरनाक एलियन बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचता है और देखते ही देखते मासूम ब्यू को सबके सामने बेरहमी से मार डालता है। समय बीत चुका है और अब इस तबाही को 472 दिन हो चुके हैं। एबर्ट परिवार अपने फार्म हाउस में रहकर हर दिन मौत से बचने की जंग लड़ रहा है। घर के बेसमेंट में ली ने एक छोटा सा कंट्रोल रूम बना रखा है। वहां कई कैमरे, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं जिनकी मदद से वो दूसरे बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है। दीवारों पर अखबारों की कतरनें और एलियन से जुड़ी जानकारियां टंगी हैं। अब तक वो इतना समझ चुका है कि ये जीव देख नहीं सकते, लेकिन आवाज सुनते ही हमला कर देते हैं और इनके शरीर पर बेहद मजबूत कवच होता है। दूसरी तरफ एवलिन अपने आने वाले बच्चे की तैयारी कर रही होती है।
वो तहखाने में एक पूरी तरह आवाज रोधी पालना तैयार करती है, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा होता है। उसे पता है कि इस दुनिया में एक नवजात बच्चे की हल्की सी आवाज भी पूरे परिवार की जान खतरे में डाल सकती है। उधर ली अनाज रखने वाले ऊंचे साइलों पर बैठा अपने सबसे छोटे बेटे ब्यू की तस्वीरें देख रहा होता है, जिसकी मौत का दर्द आज भी पूरे परिवार के दिल में जिंदा है। रात को पूरा परिवार बिना कोई आवाज किए साथ बैठकर खाना खाता है। खाने के बाद मार्कस और रीगन चुपचाप एक खेल खेलने लगते हैं। तभी गलती से एक लालटेन गिर जाती है और कालीन में आग लग जाती है। ली तुरंत आग बुझा देता है। अब सभी सांस रोककर इंतजार करते हैं कि कहीं आवाज सुनकर एलियन तो नहीं आ जाएंगे। तभी अचानक छत पर जोरदार धमाका होता है। ली बाहर झांकता है और राहत की सांस लेता है, क्योंकि वहां सिर्फ एक रैकून गिरा होता है। उस रात ली फिर से अपनी बेटी रीगन के सुनने वाले उपकरण को ठीक करने में लग जाता है। काफी देर बाद एवलिन उसके पास आती है और दोनों कुछ पल के लिए अपने सारे डर भूलकर एक ही ईयरफोन से धीमा संगीत सुनते हुए चुपचाप डांस करते हैं। अगले दिन यानी 473वें दिन ली घर के बाहर बने रास्तों पर और रेत बिछाता है ताकि चलते समय किसी तरह की आवाज ना हो। वहीं एवलिन अपनी जांच करती है और पता चलता है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसकी डिलीवरी में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी दौरान रीगन बेसमेंट में जाना चाहती है, लेकिन ली उसे रोक देता है। उसने रीगन के लिए एक नया कॉक्लियर इम्प्लांट तैयार किया होता है और उम्मीद करता है कि इस बार शायद वो काम कर जाए। लेकिन रीगन पहले की तरह निराश होकर कहती है कि इससे कभी कोई फायदा नहीं हुआ। ली उदास होकर वो डिवाइस उसके हाथ में दे देता है। कुछ देर बाद ली मार्कस को अपने साथ बाहर ले जाने का फैसला करता है। मार्कस डर की वजह से मना करता है, लेकिन रीगन बाहर जाना चाहती है। लेकिन ली उसे घर पर रहकर अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए कह देता है। पिता के इस व्यवहार से रीगन को लगता है कि शायद वो आज भी अपने छोटे भाई ब्यू की मौत के लिए उसे जिम्मेदार मानते हैं। दुखी होकर रीगन अपने कमरे में जाती है। वो नया इम्प्लांट पहनकर देखती है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बदलता। निराश होकर वो अपना बैग उठाती है, उसमें एक प्लायर और एक पुरानी चीज रखती है और अकेले ही घर छोड़कर निकल पड़ती है। उधर ली मार्कस को नदी के किनारे ले जाता है और उसे सिखाता है कि अगर आसपास कोई तेज प्राकृतिक आवाज हो, जैसे झरने का शोर, तो इंसान बिना डर के बात कर सकता है। झरने के पास पहली बार दोनों खुलकर बातचीत करते हैं। मार्कस अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने रीगन को साथ क्यों नहीं आने दिया। वो ये भी कहता है कि रीगन आज भी खुद को ब्यू की मौत का जिम्मेदार मानती है। ली जवाब देता है कि इसमें किसी की गलती नहीं थी। तब मार्कस अपने पिता से कहता है कि अगर वो सच में रीगन से प्यार करते हैं तो उन्हें ये बात उसके सामने भी कहनी चाहिए। इसी बीच रीगन उस पुराने पुल पर पहुंचती है जहां ब्यू की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया है। वो अपने बैग से वही स्पेस शटल वाला खिलौना निकालती है जिसकी वजह से उसके छोटे भाई की जान गई थी। फिर प्लायर की मदद से वो उसके अंदर की वायरिंग बदल देती है, जिससे अब वो बिना कोई आवाज किए सिर्फ रोशनी देने लगता है। उधर घर पर एवलिन तहखाने से कपड़ों की टोकरी ऊपर ला रही होती है। तभी वो सीढ़ियों में फंस जाती है। जैसे ही वो उसे जोर से खींचती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ती है। इसी दौरान सीढ़ी से बाहर निकली एक लंबी कील दिखाई देती है, जो अब किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ ली और मार्कस घर लौट रहे होते हैं। तभी जंगल से एक बूढ़ा आदमी अचानक उनके सामने आ जाता है। उसके पास उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है। ये दर्द वो सहन नहीं कर पाता। ली उसे बार बार चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन वो पूरी ताकत से चीख पड़ता है। बस फिर क्या था, उसकी चीख सुनते ही एक एलियन बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचता है और कुछ ही सेकंड में उसे मौत के घाट उतार देता है। ली किसी तरह मार्कस को लेकर वहां से भाग निकलता है। इसी बीच घर पर एवलिन की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। घबरा कर वो तहखाने की ओर बढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी में उसी बाहर निकली कील पर उसका पैर पड़ जाता है। कील उसके पैर को बुरी तरह चीर देती है। दर्द असहनीय होता है, फिर भी वो अपनी चीख को किसी तरह रोक लेती है। लेकिन दर्द की वजह से उसके हाथ से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाते हैं। उनके टूटने की आवाज सुनकर एक एलियन सीधे घर की ओर बढ़ने लगता है।
स्थिति की गंभीरता समझते ही एवलिन बाहर लगे लाल चेतावनी वाले बल्ब जला देती है ताकि ली को दूर से ही खतरे का संकेत मिल जाए। इसके बाद वो रसोई का एक मैकेनिकल टाइमर उठाती है और उसे चालू करके तहखाने में फेंक देती है। जैसे ही टाइमर बजने लगता है, एलियन उसी आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर एवलिन किसी तरह ऊपर भाग जाती है, लेकिन बाहर झांकते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक और एलियन पहले से ही घर के बाहर घूम रहा होता है। अब उसके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो बाथरूम में जाकर बाथटब के अंदर बैठ जाती है। प्रसव पीड़ा हर पल बढ़ती जा रही होती है और उसी समय एलियन भी धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है। उधर ली और मार्कस जैसे ही घर के करीब आते हैं, दूर से जलती हुई लाल लाइटें देखकर समझ जाते हैं कि एवलिन किसी बड़ी मुसीबत में है। ली तुरंत मार्कस को इशारों में रॉकेट वाला प्लान याद दिलाता है, फिर कहता है कि इस बार उसे पहले से भी ज्यादा तेज आवाज करनी होगी। मार्कस बिना समय गवाए तय की गई जगह पर पहुंचता है और पटाखों की लंबी लाइन में आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड बाद आसमान तेज धमाकों से गूंज उठता है। सारी आवाज सुनकर एलियंस का ध्यान घर से हट जाता है। इधर ली बंदूक लेकर तेजी से घर के अंदर घुसता है। जब वो बाथरूम में पहुंचता है तो खून से भरा बाथटब देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसे लगता है कि एवलिन अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगले ही पल शावर के पीछे से एवलिन बाहर आती है। उसकी गोद में उनका नवजात बेटा सुरक्षित होता है। पत्नी और बच्चे को जिंदा देखकर ली राहत की सांस लेता है। उधर मार्कस पटाखे चलाने के बाद वापस घर लौट रहा होता है। तभी उसे पीछे से किसी एलियन की आहट सुनाई देती है। वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता है, लेकिन अंधेरे में सीधे एक ट्रैक्टर के बड़े पहिए से टकरा जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर रीगन भी घर लौट रही होती है। तभी उसे दूर खेतों के बीच मार्कस की टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अपनी सुनने की क्षमता न होने की वजह से उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि एक एलियन उसके ठीक पीछे आ चुका है। जैसे ही एलियन उसके करीब पहुंचता है, अचानक रीगन का कॉक्लियर इम्प्लांट तेज और चुभने वाली आवाज निकालने लगता है। यह आवाज एलियन के लिए असहनीय साबित होती है। वो दर्द से तड़प उठता है और वहां से भाग जाता है। रीगन तुरंत मार्कस को ढूंढ लेती है और दोनों जान बचाने के लिए पास बने अनाज के विशाल साइलों पर चढ़ जाते हैं। इधर ली एवलिन और अपने नवजात बेटे को तहखाने में बने साउंड प्रूफ पालने में सुरक्षित रख देता है। उस पल एवलिन को अपने छोटे बेटे ब्यू की याद आने लगती है। वो अफसोस जताती है कि काश उस दिन उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। सोने से पहले वो ली से वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनके बच्चों की रक्षा करेगा। ली बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही अचानक तहखाने में पानी भरना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद जब एवलिन की आंख खुलती है तो वो खुद को पानी से घिरा हुआ पाती है। तभी एक एलियन भी किसी तरह तहखाने के अंदर उतर आता है। सबसे डराने वाली बात यह होती है कि बच्चे के साउंड प्रूफ पालने का ढक्कन खुल चुका होता है। एवलिन बिना कोई आवाज किए अपने बच्चे को गोद में उठाती है और बहते पानी के पीछे छिप जाती है ताकि एलियन उसे देख या सुन न सके। उधर साइलो के ऊपर मार्कस रीगन को दिलासा देता है कि पापा जरूर उन्हें लेने आएंगे, लेकिन रीगन उदास होकर इशारों में कहती है कि वो सिर्फ तुम्हें बचाने आएंगे। तभी अचानक साइलो का ढक्कन टूट जाता है और मार्कस सीधे अंदर गिर पड़ता है। अनाज में फंसकर वो धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। उसकी हलचल की आवाज सुनकर तहखाने वाला एलियन भी वहां से निकलकर साइलो की ओर दौड़ पड़ता है। अपने भाई को डूबता देखकर रीगन बिना सोचे समझे खुद भी साइलो में छलांग लगा देती है। वह टूटे हुए ढक्कन को मार्कस की तरफ धकेलती है, जिससे वो उसे पकड़कर खुद को संभाल लेता है। लेकिन इस कोशिश में रीगन खुद अनाज में धंसने लगती है। आखिरकार मार्कस पूरी ताकत लगाकर अपनी बहन को भी बाहर खींच लेता है। दोनों अभी राहत की सांस ही लेते हैं कि तभी साइलो की छत पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। अगले ही पल वही एलियन अंदर कूद पड़ता है। दोनों भाई बहन टूटे हुए ढक्कन के नीचे छिप जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक बार फिर रीगन का कॉक्लियर इम्प्लांट वही तेज आवाज पैदा करता है।
एलियन दर्द से तड़प उठता है और साइलो की दीवार तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। मौका मिलते ही रीगन और मार्कस वहां से निकलकर पास खड़े एक पिकअप ट्रक में छिप जाते हैं। तभी ली भी वहां पहुंच जाता है। वो कुल्हाड़ी उठाकर एलियन का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उस पर हमला कर देता है। ये देखकर मार्कस के मुंह से जोर की चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही एलियन तुरंत ट्रक की तरफ दौड़ता है और उसे फाड़ने लगता है। इस बार जब रीगन का इम्प्लांट आवाज निकालता है तो वो घबराकर उसे बंद कर देती है। अब एलियन बिना किसी रुकावट के उन पर हमला करने लगता है। गंभीर रूप से घायल ली अपनी बेटी की तरफ देखता है और इशारों में कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। इसके तुरंत बाद वो जानबूझकर जोर से चीखता है। एलियन उसका पीछा करने लगता है और अपने बच्चों को बचाने के लिए ली अपनी जान कुर्बान कर देता है। रीगन और मार्कस ट्रक को न्यूट्रल में डाल देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे लुढ़कते हुए वापस घर पहुंच जाता है। वहां उनकी मुलाकात एवलिन से होती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। एलियन उनके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता है। मजबूर होकर तीनों बेसमेंट में छिप जाते हैं। पहली बार रीगन अपने पिता की उस गुप्त वर्कशॉप को देखती है, जहां उन्होंने सालों तक उसके कॉक्लियर इम्प्लांट को ठीक करने के लिए मेहनत की थी। ये देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। तभी उसकी नजर अपने पिता की लिखी एक लाइन पर पड़ती है, इनकी कमजोरी क्या है? अचानक रीगन की नजर मेज पर पड़े ऑडियो उपकरणों पर जाती है और उसे सब समझ आ जाता है। वो अपना कॉक्लियर इम्प्लांट चालू करती है। तेज फीडबैक की आवाज से एलियन बुरी तरह तड़पने लगता है। फिर रीगन उसी आवाज को माइक्रोफोन से और भी ज्यादा तेज कर देती है। इस बार एलियन का मजबूत कवच खुल जाता है और उसका कमजोर हिस्सा सामने आ जाता है। बस फिर क्या था? एवलिन तुरंत ली की शॉटगन उठाती है और बिना एक पल गवाए एलियन के सिर पर गोली चला देती है। एक ही गोली में वो खतरनाक जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही वे निगरानी कैमरों की स्क्रीन देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आसपास मौजूद दर्जनों एलियन अब उनके घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रीगन बिना डरे स्पीकर की आवाज और बढ़ा देती है, जबकि एवलिन अपनी शॉटगन दोबारा तैयार करती है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है, लेकिन यह साफ हो जाता है कि अब इस परिवार को इन एलियंस की सबसे बड़ी कमजोरी मिल चुकी है और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है।